प्रदेश के घने जंगलों और वीरान पगडंडियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। नाम सुनने में साधारण, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ डर बिल्कुल साधारण नहीं था। दिन के उजाले में यह गांव किसी आम बस्ती जैसा ही दिखाई देता था। सुबह होते ही खेतों में किसानों की आवाजें गूंजने लगती थीं। औरतें कुएं से पानी भरती दिखाई देती। बच्चे कच्ची गलियों में धूल उड़ाते हुए खेलते रहते। चौपाल पर बैठे बूढ़े लोग बीड़ी पीते हुए पुरानी बातें किया करते। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, इतना सामान्य कि कोई बाहरी इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। सूरज चुपचाप अपने बेटे को देख रहा था। बच्चे का चेहरा बुखार से लाल पड़ चुका था। उसकी छोटी छोटी सांसें अब पहले से तेज चल रही थीं। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कमरे में बैठी उसकी मां की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपने बेटे का माथा छूती, फिर घबराकर सूरज की तरफ देखने लगती। बाहर हल्की बारिश लगातार हो रही थी। टूटी छत से टपकती बूंदों की आवाज कमरे के सन्नाटे को और भारी बना रही थी। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर इस समय सबसे बड़ा शोर था, एक मां बाप की बेचैनी का। अचानक बच्चे ने दर्द से हल्की कराह निकाली। उसकी मां तुरंत घबरा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी आंखें भर आई थीं। कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो किसी मां के दिल में अपने बच्चे को खोने के ख्याल से पैदा होता है। सूरज ने तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसके अंदर का बाप अब डर से बड़ा हो चुका था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, हां, अब और रुकना ठीक नहीं। उसने बाहर अंधेरे की तरफ देखा। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान पड़ी थीं, लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं बाबू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूं। यह सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत उसके पास आ गई। अकेले? रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भी डर था, क्योंकि वह जानता था भैरवपुर की रातें सामान्य नहीं होती। उसे गांव वालों की कही हर बात याद थी। पुराने कुएं की चीखें, पीपल के पेड़ की परछाइयां और जंगल वाले रास्ते की वो कहानियां जिन्हें याद करके लोगों की आवाजें तक धीमी पड़ जाती थीं। उसकी रूह भी अंदर से कांप रही थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था, कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन फिर उसने अपनी गोद में पड़े बेटे की तरफ देखा। बच्चा दर्द में धीरे धीरे तड़प रहा था, और उसी पल सूरज के अंदर का डर टूट गया। अब उसके सामने सिर्फ एक चीज थी, अपने बेटे की जान। उसने पत्नी के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए, फिर बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, डर मुझे भी है, पर बाबू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक बाप की जिद दिखाई दे रही थी। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सूरज ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर धीमी आवाज में कहा, हिम्मत रखना, तुम घर पर बाबू की मां बनकर दुआ करना। मैं बाबू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, भरोसा रखना। उसकी पत्नी ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब डर लगातार बढ़ता जा रहा था, जैसे उसका मन उसे बार बार चेतावनी दे रहा हो कि आज की रात सामान्य नहीं है। मैं बाबू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा। ये कहते हुए सूरज ने अपने बेटे को सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में ऐसा डर जिसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कुछ ही पलों बाद सूरज उस सुनसान रात में अपने बीमार बेटे को लेकर निकल चुका था। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ अस्पताल की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सफर की तरफ बढ़ रहा है जहां हर मोड़ पर अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था, जहां हर कदम के साथ
कुछ अदृश्य चीज उसके और करीब आती जा रही थी। पूरा गांव पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने सिर्फ लंबा सुनसान रास्ता था जो सीधे जंगलों के बीच से होकर शहर तक जाता था। भैरवपुर से शहर जाने का यही एक रास्ता था और गांव के लोग रात में इस रास्ते का नाम तक लेने से डरते थे, क्योंकि कई लोग कहते थे रात के बाद इस रास्ते पर इंसान अकेला नहीं चलता। सूरज तेजी से साइकिल चला रहा था। उसके दोनों हाथ भीग चुके थे। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। ठंडी बूंदें लगातार उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, जैसे रात खुद उसे चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जा। लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसके बेटे की सांसें लगातार भारी होती जा रही थी। बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ था और उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। हर गुजरते पल के साथ सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। उसने साइकिल की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, इतना गहरा कि कुछ कदम दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। बारिश और हवा के बीच उनकी परछाइयां अजीब आकार बना रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ों के पीछे खड़ा उसे देख रहा हो, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। सूरज बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं है, ये सिर्फ डर है। लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि भैरवपुर की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। उस गांव के लोग डर को महसूस कर चुके थे और अब धीरे धीरे सूरज भी उसी डर के अंदर उतरता जा रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच लगातार गूंज रही थी बारिश की आवाज। उस सुनसान रास्ते पर सूरज की साइकिल के अलावा कोई नहीं था। न कोई इंसान, न कोई घर, न कहीं दूर जलती रोशनी। बस घना जंगल, गीली मिट्टी और रात का ऐसा डर जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग के अंदर घुसने लगता है। यही वो रास्ता था जिसके बारे में भैरवपुर में सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, रात में उस रास्ते पर कभी अकेले मत जाना, क्योंकि वहां कोई चलता है। एक परछाई जो पहले दूर दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलने लगती है, और जब तुम उसे ठीक से देखने की कोशिश करो तो वो अचानक गायब हो जाती है। बचपन से सुनी गई वही बातें इस समय सूरज के दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने बेटे को और मजबूती से पकड़ लिया। बच्चे की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी गर्म सांसें सूरज के सीने पर महसूस हो रही थीं। सूरज जानता था अगर उसने देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए वह लगातार साइकिल तेज चलाता जा रहा था। उसे बस किसी तरह शहर पहुंचना था, लेकिन तभी अचानक बारिश रुक गई। इतनी अचानक कि सूरज को खुद अजीब महसूस हुआ। कुछ सेकंड पहले तक जो बूंदें लगातार गिर रही थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक भारी अस्वाभाविक सन्नाटा। सूरज ने हल्का सा सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। काले बादल अब भी थे, लेकिन बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। और तभी उसकी नजर अचानक रास्ते के आगे जाकर रुक गई। थोड़ी दूर सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ था। सूरज के हाथ अनजाने में साइकिल के हैंडल पर कस गए। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। वह एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, सिर नीचे झुकाए, बिल्कुल स्थिर बैठी हुई। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात, वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। न हाथ, न सिर, न शरीर, मानो वह इंसान नहीं, कोई मूर्ति हो। सूरज का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में गांव वालों की सारी बातें एक साथ गूंज उठी। रात में अगर रास्ते पर कोई दिखे तो उससे बात मत करना। उसने तुरंत नजरें हटाईं, फिर खुद को समझाने लगा, शायद कोई मुसाफिर होगी या किसी मुसीबत में फंसी होगी। लेकिन उसके अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर
इतनी रात को घने जंगलों के बीच एक अकेली औरत का यूं चुपचाप बैठा होना सामान्य नहीं लग रहा था। सूरज धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगा। जितना वह पास आता उसके दिल की धड़कन उतनी तेज हो जाती। और फिर अचानक उस औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाना शुरू किया। सूरज अभी उस औरत से कुछ ही कदम दूर था। उसकी साइकिल धीरे धीरे रुक गई। रात का सन्नाटा अब इतना गहरा हो चुका था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सामने बैठी औरत अब भी सिर झुकाए हुए थी। उसके भीगे हुए बाल चेहरे पर फैले हुए थे। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल स्थिर रहा। फिर अचानक उस औरत की धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा जरा रुक जाओ। सूरज का शरीर हल्का सा सिहर गया। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की। ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। सूरज कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसका मन लगातार उसे वहां से निकल जाने को कह रहा था। लेकिन उसी पल उसने अपनी गोद में पड़े बेटे की तरफ देखा। बच्चे की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, अम्मा मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। उसकी आवाज में जल्दबाजी साफ महसूस हो रही थी। माफ करना अम्मा, अभी मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। इतना कहकर उसने फिर साइकिल आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन तभी वह बूढ़ी आवाज फिर सुनाई दी, अरे तू तो नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा, तेरे सिर पर दुआ रहेगी। इस बार आवाज में ऐसी बेबसी थी जिसने सूरज को एक पल के लिए रोक दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को समझाते हुए बोला, ठीक है, आप अकेली हैं इतनी रात को। अच्छा बताइए, कहां रखना है टोकरी, मैं उठा देता हूं। सूरज धीरे धीरे साइकिल से उतरा। उसके पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे। उसका दिल अब भी अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उस औरत के पास कदम बढ़ाए। वह नीचे झुककर टोकरी उठाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अचानक सामने पड़ी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वहां कोई नहीं था, ना कोई औरत, ना कोई टोकरी, ना किसी इंसान के पैरों के निशान। सड़क पूरी तरह खाली थी, सिर्फ गीली मिट्टी और चारों तरफ फैला काला अंधेरा। सूरज की आंखें डर से फैल गईं। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। वह घबराकर पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अब भी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपती नजरों से इधर उधर देखा, लेकिन वहां सच में कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले जिस औरत की आवाज वह साफ सुन रहा था, अब वहां उसका कोई निशान तक नहीं था। सूरज के होंठ कांपने लगे। उसके गले से मुश्किल से आवाज निकली, हे भगवान, ये मैंने क्या देखा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके दिमाग में गांव वालों की सारी चेतावनियां गूंजने लगीं। रात में अगर कोई रास्ते में मिले तो रुकना मत, क्योंकि हर चीज इंसान नहीं होती। सूरज तेजी से पीछे मुड़ा। उसने कांपते हाथों से साइकिल पकड़ ली। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अभी कुछ सेकंड पहले तक जो आवाज उसके बिल्कुल सामने से आ रही थी, वो अब उसके पीछे से सुनाई दे रही थी। अभी तो यहीं खड़ी थी अम्मा। सूरज की आंखें डर से चारों तरफ घूम रही थी। उसका गला सूख चुका था। फिर अचानक कहां गई? उसकी आवाज कांप रही थी। बारिश बंद होने के बाद अब रास्ते पर अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। ऐसा सन्नाटा जो इंसान के अंदर छुपे डर को और बड़ा कर देता है। सूरज को अब साफ महसूस होने लगा था, ये जगह सामान्य नहीं है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे के बीच कोई लगातार उसे देख रहा हो, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा। उसने तुरंत कांपते हाथों से साइकिल पकड़ी, फिर तेजी से उस सुनसान रास्ते से निकलने लगा। अब वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी सांसें तक टूटने लगी थीं। उसने अपने बेटे को और मजबूती से सीने से लगा लिया। बच्चे का शरीर अब पहले से ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। सूरज के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मुझे यहां से निकलना होगा। बाबू की हालत और बिगड़ रही है, जल्दी शहर पहुंचना है।
वह लगातार साइकिल तेज चलाता जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात उसे जाने नहीं देना चाहती। रास्ता और लंबा महसूस होने लगा था। पेड़ों की परछाइयां अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा फिर धीरे धीरे चलने लगी थी और तभी अचानक खर्रर, सूरज की पुरानी साइकिल जोर से हिली। अगले ही पल उसकी जंग लगी चैन टूटकर नीचे गिर गई। साइकिल झटके से रुक गई। सूरज लगभग गिरते गिरते बचा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी टूटी चैन पर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे राम! उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। ये क्या हो गया? उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। चारों ओर वही गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे के भीतर कुछ हलचल हो रही है, कुछ जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने कांपते हाथों से चैन उठाई। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। अभी इसी वक्त चैन गिरनी थी क्या? उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपने बेटे की तरफ देखा। बच्चे की आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। उसकी सांसें भारी थीं। यह देखकर सूरज की घबराहट और बढ़ गई। अगर मैं यहीं रुक गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उसके माथे पर पसीना और बारिश का पानी एक साथ बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, मुझे किसी तरह चैन चढ़ानी ही होगी। वह जल्दी जल्दी झुककर चैन ठीक करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। सूरज जल्दी जल्दी कांपते हाथों से चैन उठाकर साइकिल में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी और ग्रीस से भर चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थीं। चारों तरफ फैला अंधेरा अब पहले से ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बस किसी तरह साइकिल ठीक करके वहां से निकलना था, लेकिन तभी अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। उसकी सांस अटक गई और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में बहता खून जम गया हो। सामने कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा में उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी सूरज को देख रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा था। वह और कोई नहीं बल्कि बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। एक पल के लिए सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि वह जो देख रहा है वो सच है या डर का भ्रम। उसके होंठ कांपने लगे। अरे, तुम यहां कैसे? उसकी आवाज टूट रही थी। तुम तो घर पर थी ना? वह घबराकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बार बार उस औरत के चेहरे पर जा रही थीं। चेहरा बिल्कुल वही, आंखें वही, आवाज भी वही, लेकिन फिर भी कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी। वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। सूरज कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है, और इस समय सूरज पूरी तरह डरा हुआ था। उस औरत ने जल्दी से कहा, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। फिर उसकी नजर सूरज की गोद में पड़े बच्चे पर गई। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूं, तुम साइकिल ठीक करो। सूरज कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसका दिल कह रहा था, कुछ गलत है, बहुत गलत। लेकिन सामने खड़ी शक्ल उसकी पत्नी की थी, और एक डरा हुआ इंसान अक्सर वही मानता है जो वह मानना चाहता है। उसने धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ, और तभी उसकी नजर अचानक उस औरत के पैरों पर गई। सूरज का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि कीचड़ से भरे उस रास्ते पर सपायतन उस औरत के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। सूरज अब भी उस औरत को घूर रहा था। उसके अंदर कहीं ना कहीं डर अभी भी जिंदा था,
लेकिन सामने दिखाई दे रहा चेहरा उसके अपने घर का था, उसकी पत्नी का। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद डर की वजह से मुझे सब अजीब लग रहा है। उसका दिमाग अब साफ सोच नहीं पा रहा था। बच्चे की बिगड़ती हालत, रात का खौफनाक माहौल, सुनसान रास्ता और लगातार बढ़ता हुआ डर, इन सब ने उसकी समझने की ताकत को लगभग खत्म कर दिया था। वह औरत जल्दी से बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मैंने सच में उस परछाई को देखा है तो मामला बहुत गंभीर है। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट के पीछे कुछ और भी छुपा था, कुछ ऐसा जिसे सूरज इस समय समझ नहीं पा रहा था। वह फिर बोली, अच्छा, तुम बाबू को थामो, मैं चैन लगाती हूं। फिर तुरंत खुद ही बात बदलते हुए बोली, नहीं, तुम जल्दी से चैन लगाओ, बाबू को मुझे पकड़ाओ, वो कभी भी यहां आ सकती है। ये सुनते ही सूरज के अंदर फिर डर जाग उठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। अंधेरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। उसे हर तरफ किसी के छुपे होने का एहसास हो रहा था। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी जल्दी साइकिल की चैन चढ़ाई, फिर बिना ज्यादा सोचे अपने बीमार बेटे को उस औरत की बाहों में थमा दिया। बच्चे को पकड़ते ही उस औरत के चेहरे पर कुछ पल के लिए एक अजीब सी मुस्कान उभरी, बहुत हल्की लेकिन डरावनी। सूरज उस वक्त इतना घबराया हुआ था कि उसने उस मुस्कान पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बस जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। कुछ ही सेकंड में चैन ठीक हो गई। सूरज तुरंत साइकिल संभाल कर आगे बढ़ गया। उस औरत ने बच्चे को अपनी छाती से लगाया हुआ था। वह बिना कुछ बोले उसके साथ चल रही थी। चारों तरफ फिर वही गहरा सन्नाटा फैल चुका था। अब न बारिश की आवाज थी, न हवा की, बस सुनसान रास्ता और उनके आगे फैला अंधेरा। सूरज तेजी से पैडल मार रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कुछ गलत हो चुका है, बहुत बड़ा गलत। उसके हाथ फिर कांपने लगे। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और तभी उसके मन में एक अजीब सा खटका हुआ, इतना तेज कि उसकी सांस तक अटक गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें डर से फैलने लगीं, क्योंकि अचानक उसे एक बात याद आई। जब वह घर से निकला था, उसकी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके पीछे चल रही औरत सफेद साड़ी में थी। सूरज का दिल अचानक इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो अभी फट जाएगा। उसकी सांसें टूटने लगीं, हाथ कांपने लगे और फिर धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसा डर भर गया जिसने उसकी रूह तक को चीर दिया। वहां उसकी पत्नी नहीं थी। उस सुनसान रास्ते के बीच बारिश से भीगी मिट्टी पर एक भयानक आकृति खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी, असामान्य रूप से झुका हुआ शरीर और चेहरा इतना विकृत कि उसे देखकर इंसान की सांस रुक जाए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मानो उनमें रोशनी कभी थी ही नहीं। उसके होंठ फटे हुए थे और चेहरा किसी सड़ी हुई लाश की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी बाहों में सूरज का छोटा सा बाबू था। बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे गहरी बेहोशी में हो। सूरज का दिमाग उसी पल सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड तक वह सिर्फ उस दृश्य को देखता रह गया। फिर अचानक उसके अंदर का बाप डर से बड़ा हो गया। वह पागलों की तरह चीख पड़ा, मेरे बाबू को छोड़ दे। उसकी आवाज पूरे सुनसान रास्ते में गूंज उठी, ये मेरा बच्चा है, तू इसे क्यों ले आई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए आगे बढ़ा, ओ मां, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। उसकी आवाज टूट चुकी थी। उसे अब समझ आ चुका था, वह किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि उसी चीज के सामने खड़ा है जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। छलावा, वही डर जो रात में इंसानों का रूप लेकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। बारिश की बूंदें फिर धीरे धीरे गिरने लगीं, लेकिन अब सूरज को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा था। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल चुके थे। उसकी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं जैसे वह कभी भी टूट जाए। वह पूरी ताकत से उस छलावे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता,
वह आकृति थोड़ा और दूर दिखाई देने लगती, जैसे अंधेरा खुद उसे अपने अंदर खींच रहा हो। सूरज पागलों की तरह भागता रहा, कभी फिसलता, कभी गिरता, फिर तुरंत उठकर दौड़ने लगता। उसके घुटने मिट्टी और पत्थरों से छिल चुके थे, हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके सीने में अब सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबू को बचाना है। उसका डर अब टूट चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ एक बाप की बेतहाशा तड़प बची थी। लेकिन जैसे जैसे वह उस छलावे के पीछे भाग रहा था, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो रास्ता अब उसे शहर की तरफ नहीं, बल्कि जंगल के अंदर ले जा रहा है।